नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, ई पोस्टल कोचिंग पर भी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर ले रहे थे इंस्पेक्टर पोस्ट के कोर्स के लिए, और हमें लगा कि ये जो लेक्चर है और ये जो वीडियो है ये जीडीएस को भी मिलनी चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। तो ये लेक्चर हम यूट्यूब पे भी डालेंगे हमारे चैनल ई पोस्टल नेटवर्क पर, जिस पे 1,70,000 से ज़्यादा पोस्टल एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते हैं। इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि जीडीएस को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं पता होते, ठीक है। उनको क्या क्या पेनल्टी दी जा सकती है, क्या क्या सज़ा दिया जा सकता है, पेनल्टी कौन दे सकता है, इनकी एंगेजमेंट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन है, किसके पास अगर कोई सज़ा मिलती है तो किसको जाके अपील करना है, ठीक है। अपील किसको करना है, कितने टाइम के अंदर करना है, क्या किस हद तक सज़ा दी जा सकती है। इंस्पेक्टर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई सज़ा दे देता है और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है तो किसको हम बताएं, ठीक है। प्रॉपर आज इस वीडियो में क्लियर होगा। और ये जीडीएस के करियर का, जीडीएस के लाइफ में अगर आप जीडीएस में नौकरी कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, उस सभी लोगों के लिए ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके करियर का रहने वाला है, ठीक है। तो ये पहला पर्सपेक्टिव है कि हम अब जीडीएस के लिए, इसीलिए हम यूट्यूब पे फ्री पे डाल रहे हैं। ये इंस्पेक्टर कोर्स का एक पार्ट है। अब इंस्पेक्टर जो जो हमसे बनने वाला है, उन सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है हमारी कि देखिए, आप ई पोस्टल फैमिली का मेंबर है ना। हमारे इसमें कोई स्टूडेंट टीचर नहीं होता, सब मेंबर्स फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो अगर आप कल को जाके जब इंस्पेक्टर बनते हैं तो अभी जितने भी हम पावर्स आपको बताने जा रहे हैं, जो जो पावर्स आपको मिलेंगे आगे जाके, ये सब पावर्स का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमेशा क्योंकि आप भी देखिए एक प्रमोट होके जा रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि कितना स्ट्रगल आप लोगों ने भी किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और वो जीडीएस एम्प्लॉय या दूसरा एम्प्लॉय कितना स्ट्रगल कर रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये वीडियोस अभी तक शेयर कीजिएगा। ए टू जेड सारे रूलिंग्स आज आपको बता देंगे जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग का ऊपर नीचे हो सकता है, जल्दबाजी में नोट्स बनाए थे, लेकिन सारी चीज़ें बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई हैं, ठीक है। और इसी तरह से नोट्स बना के हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे जीडीएस टू एमटीएस एग्ज़ाम का हो, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पी, ऐसे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ई पोस्टल ऐप का नाम है, ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। ई पोस्टल नाम से है, आराम से जाके आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चंस आता है यहाँ पे इंस्पेक्टर कोर्स में। डेट्स वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 14 फरवरी 2020। पुराना जो था वो था 2011 का। 2011 अब अपडेट होके 2020 में ये नए रूल्स आए हैं, ठीक है। एक 31 रूल है, ये अभी आपको पढ़ाएंगे। अब 3 अपेंडिक्स है, शेड्यूल 1 है, ठीक है। क्या मेजर चेंजेस आए हैं 2011 के बाद, आपको बता दें। जो मेजर चेंजेस है वो ये है कि रूल 3B ऐड हुआ है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है। रूल 3C ऐड हुआ, जिसके वजह से वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम ऐड ऑन हो गया। रूल 7A आया है, जिसके वजह से इमरजेंसी लीव 5 दिन का। रूल 7B, जिसमें मैटरनिटी लीव ऐड हुआ है 180 डेज़ का। और रूल 10 जो है A से लेके G, जिसमें पेनल्टीज़ अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्या क्या पेनल्टी दी जा सकती है। रूल 21A है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, कि जीडीएस को बिल्कुल अच्छे से काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे देखेंगे। और रूल 21B है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। तो सेक्सुअल हरेसमेंट से बचना है, किसी भी जो भी वर्किंग प्लेस में औरतें काम कर रही हैं उनके साथ। तो ये चीज़ें हैं, आगे जाके हम देखेंगे। ये मेजर चेंजेस जो अभी आए हैं, अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में प्रॉपर ये जो हमारा रूल्स है, ठीक है। न्यू कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस की गई है, पहले आपको पता था जीडीएस स्टैम्प वेंडर्स, जीडीएस डिलीवरर, अलग अलग नाम होते थे, अलग अलग। सिर्फ 3 कैटेगरी है, जीडीएस बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ठीक है। नया शब्द जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एंगेजमेंट। पहले जो जीडीएस रिक्रूटमेंट बोलते थे या जीडीएस दूसरी चीज़ें की जगह अब जीडीएस एंगेजमेंट यूज्ड होता है,
ठीक है। लास्ट अमेंडमेंट 2022 को आया था जिसमें रूल 3B का थर्ड पार्ट ऐड किया गया था जो कि है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, और 3B का रूल नंबर 11 ऐड किया गया था जो कि फीस एग्जम्पशन से रिलेटेड था, जिसमें ट्रांस वुमेन को भी ऐड किया गया था और ट्रांस वुमेन को भी कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइटल है, पूरा रूल अच्छे से पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइटल है देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020, पूरा नाम लिखेंगे। हमने तो शॉर्ट में लिखा है, लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा कि शॉर्ट टाइटल क्या है इस रूल का, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट ब्रैकेट में रूल 2020। ठीक है, किसके लिए है? एप्लीकेबिलिटी जीडीएस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ जीडीएस के लिए। कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने रखी है। बीपीएम का तो आपको पता ही है, एबीपीएम का डेफिनेशन याद रखिएगा। जीडीएस जो बीपीएम ना हो लेकिन वो बीओ में काम कर रहा हो उसको हम एबीपीएम कहेंगे। डेफिनेशन जो नॉर्मल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। और डाक सेवक कौन है? वो भी देखिए फर्स्ट लाइन सेम रहेगा, जीडीएस जो बीपीएम नहीं है लेकिन वो डिपार्टमेंटल या आरएमएस के पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, उसको हम डाक सेवक कहेंगे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स एंड कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम 5 घंटे की ही ड्यूटी जीडीएस को दी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड, आपकी जो जॉब है वो 65 ईयर्स तक ही रहने वाली है, इसके ऊपर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा जॉब करने। तीसरी चीज़, आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम रखनी पड़ेगी अगर आप ये नौकरी में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फोर्थ चीज़, आपको कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव या विजिलेंस ग्राउंड पे हो। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन, जीडीएस जो है वो है आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ यूनियन। ठीक है, आगे ये सब इन सब का डिस्क्रिप्शन आगे दिया है। सिक्स्थ है, आप कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बराबरी का दावा नहीं करेंगे। ठीक है, सेवेंथ है, रेसिडेंस जो होगा वो आपको जहाँ पे भी आपके ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, उसी गांव के अंदर आपको घर लेना पड़ेगा और ये आपको 1 महीने के अंदर जुगाड़ करना पड़ेगा उस घर का। और एंगेजमेंट यानी जो आपका प्रॉपर परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले या फिर परमानेंट जो आपके ज्वाइनिंग लेटर से पहले आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपके एक्शन हो सकती है रूल 10 के अंदर, यानी जो पेनल्टी है। ठीक है, आठवां कंडीशन यह है कि जो पीओ पोस्ट ऑफिस का जो अकोमोडेशन होगा वो जीडीएस द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या विलेज पंचायत के थ्रू आपको कोई बिल्डिंग नहीं मिली है या पोस्ट ऑफिस नहीं मिला है तो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट कंडीशन है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी, यानी आपको एक से ज़्यादा ड्यूटी दी जा सकती है बीपीएम के साथ। एबीपीएम हो तो बीपीएम, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी दी जा सकती है। ठीक है, चलिए थर्ड रूल में आता है। थर्ड रूल का बी पार्ट है एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी में बता दें एज लिमिट है 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40। ठीक है, SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, OBC को 3 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, EWS को कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। फिज़िकली आपका जो हैंडीकैप होते हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिज़िकली हैंडीकैप्ड है प्लस OBC है तो और 13 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। फिज़िकली हैंडीकैप है और SC ST तो 15 साल एक्स्ट्रा 40 के बाद और 15 साल दिया जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना है, अब ये जो रिलैक्सेशन के बाद भी अगर आप 56 एज क्रॉस नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 56 है मैक्सिमम एज। उसके बाद आप अगर एलिजिबिलिटी में ये रिलैक्सेशन ऐड भी कर देता है 56 के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, EWS को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा और जीडीएस की नौकरी ब्लाइंड यानी अंधे व्यक्ति के लिए नहीं है। लोअर विजन वाला चलेगा लेकिन अंधे लोगों को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज 1% होना चाहिए। 4 कैटेगरी है जैसे लोअर विजन या हार्ड हियरिंग, ठीक है, सुनने में कमी, इस तरह से जो कैटेगरी बनाई गई है उसके हिसाब से 4% जो टोटल वैकेंसी का है वो हैंडीकैप लोगों को चला जाएगा। ठीक है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th आपको पता ही है 10th पास होना आपका ज़रूरी है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो 10th पास है, और 10th में मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके होने चाहिए और आपको वो ये 2 सब्जेक्ट में पास भी होना है।
ठीक है। बोर्ड बोर्ड कौन कौन सा चलता है, देखिए बोर्ड चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या रिकॉग्नाइज्ड कोई भी एजुकेशन बोर्ड अगर हो तो वो एलिजिबल है, उस स्कूल के या उस बोर्ड के थ्रू आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जो रूल्स है ये तो आपको कॉमन लग रहे होंगे, आपने सुना भी हुए होंगे, आगे जाके जैसे बढ़ेंगे हम अभी आपका इम्पोर्टेंस इस रूल्स का बढ़ता जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। एक एक लाइन अच्छे से सुननी है। और कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 10th स्टैंडर्ड तक वो लैंग्वेज होना चाहिए। और ये जो लैंग्वेज है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल है इनमें से किसी एक अगर हो तो वो चलेगा, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए और उसके लिए अंडरटेकिंग यानी एक सर्टिफिकेट भी डिपार्टमेंट मांग सकती है, ठीक है। रेसिडेंस तो सेम ही है, रेसिडेंस का हमने जो आप बता दिया आपको कि आपको आमने सामने लेना है, ठीक है। घर जो है पोस्ट ऑफिस के गांव के अंदर होना चाहिए। साइकिलिंग एक प्री रिक्विसाइट कंडीशन है, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए। और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड यानी जो हमने बोला ना अभी अदर सोर्स ऑफ इनकम आपका जो होना चाहिए, ये प्री रिक्विसाइट नहीं है, मतलब आपको ये ज़रूरी नहीं है, ये पहले से होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा दूसरे किसी काम पे, पर ज़रूरी नहीं है उसका कोई आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, मतलब ये प्री रिक्विसाइट नहीं है। साइकिलिंग रिक्विसाइट है और ये रेसिडेंस वाला भी प्री रिक्विसाइट है, मतलब प्री रिक्विसाइट तो नहीं, हाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस गांव के आसपास घर लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी का बता दें, पहले बॉन्ड लिया जा रहा था, है ना, अब नए बॉन्ड्स नहीं लिए जाते, अब सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ली जाती। और इस रूल के अकॉर्डिंग 2020 वाले रूल के अकॉर्डिंग लेनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। 7 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 8 पॉइंट है एडिकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC PWD एंड EWS, मतलब जितने भी कैटेगरीज है ये SC ST और PWD वगैरह, इनका प्रॉपर जब भी वैकेंसी आएगी तो इनमें जो बटेगी वो सही तरीके से बटनी चाहिए, ठीक है। और आपको इन का सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा, प्रॉपर सर्टिफिकेट जब आप लाएंगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। TRCA देख लेते हैं। TRCA आपको बता दे होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, सैलरी नहीं कहते GDS में TRCA कहता है, ठीक है। आपको टाइम से रिलेटेड आपको एक अलाउंस दिया जा रहा है बस, ठीक है। तो BPM अगर 4 घंटे काम कर रहा है तो 12,000, 5 घंटे काम कर रहा है तो 14,500, और ABPM या डाक सेवक है तो 10,000 अगर 4 घंटे काम कर रहा है और 5 घंटे कर रहा है तो 12,000। साथ में DA वगैरह आपको पता ही है वो सब ऐड ऑन होता है। और 4 घंटे को लेवल 1 कहता है, 5 घंटे को लेवल 2 कहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑनलाइन एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, जो मेल्स कैंडिडेट है उनको 100 रुपये फ़ीस देनी होती है। फीमेल SC ST PWD और अब जो नया ऐड हुआ है ट्रांस वुमन, तो ट्रांस वुमन को ऐड इन लोगों को कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। वेबसाइट है https indiapost.gdsonline.gov.in और आप एक डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अभी भी हम लोग थोड़ा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड देख रहे हैं, अभी रूल एंड रेगुलेशन और आगे देखेंगे, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो BPM का जो काम रहता है वो रहता है जितने भी BO में जितने भी अफेयर्स जितना भी काम हो रहा है मैन, तो उनका मेन काम होता है मैनेज करना इन सारी चीज़ों को, और IPBP का भी काम करना। IPBP के लिए TRCA नहीं मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगी, ठीक है। फिर काउंटर ऑपरेशंस, ओवरऑल मैनेजमेंट, मतलब पूरा BO चलाने का जो देख रेख है पूरी जिम्मेदारी जो है वो BPM की होगी। वो एक टीम लीडर होते हैं, मार्केटिंग करना भी, रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना भी, बिजनेस प्रोक्योर करना भी और अपने सीनियर्स को असिस्ट करना, ये सब काम BPM का होगा। ABPM का काम होगा डिलीवरी ऑफ मेल्स, ठीक है, मेल को डिलीवर करना घर घर जाके, स्टम्प्स और स्टेशनरी बेचना, पेमेंट्स करना और BPM को असिस्ट करना, ठीक है। डाक सेवक का काम क्या है, तो डाक सेवक में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करते हैं। तो आपको बता दें ये लोग रहते हैं नॉर्मली डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में और सब पोस्ट ऑफिस में रहते हैं, मतलब RMS ऑफिसर्स में रहता है, और इनका काम होता है कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल को BO तक पहुंचाने की जिम्मेदारी या दूसरे बंदे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ताकि आके डिलीवरी हो पाए, ठीक है। फिर वो स्टम्प्स को भी सेल करता है और बाकी सीनियर जो भी बोले उनको असिस्ट करने का काम होता है, ठीक है। जो नया ऐड हुआ है आपको बता दें वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम 3C, तो जैसे ही GDS के 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो वो वॉलंटरी डिस्चार्ज ले सकता है, यानी नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंग्वेज में उनको रिटायर कहते हैं तो इसमें डिस्चार्ज कहेंगे, ठीक है। आइए आप देखते हैं 4th
एंगेजिंग अथॉरिटी, तो ये हम रूल नंबर 31 में लास्ट में पढ़ेंगे। एंगेजिंग अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो पहले रिक्रूटिंग अथॉरिटी कहते थे ना, वो एंगेजिंग अथॉरिटी हो गया है। ठीक है, पावर्स क्या क्या है एंगेजिंग अथॉरिटी के, तो पेनल्टी वगैरह है, आगे हम रूल लाइन में देखेंगे। और हेड ऑफ द सर्कल कुछ ऑर्डर करते हैं, हेड ऑफ द रीजन कुछ ऑर्डर करता है, उसको इम्प्लीमेंट करना जीडीएस के लिए, वो भी एंगेजिंग अथॉरिटी का काम होता है। सिक्स्थ है, जीडीएस को ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये है, इससे रिलेटेड ज़्यादा डेटा इसमें नहीं दिया गया है। सेवेंथ है हमारा लीव्स, सेवेंथ रूल है हमारा लीव्स के बारे में, छुट्टियां के बारे में। तो 6 महीने में 10 दिन, यानी साल में 20 दिन का छुट्टी दिया जाता है जीडीएस को। 45 डेज तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, जमा सकते हैं। और लीव विदाउट अलाउंस है 180 दिन। और 7 का ए है इमरजेंसी लीव, जो नया ऐड हुआ था 5 डेज़ का। 7 का बी है मेटर्निटी लीव्स 180 डेज़ का। ठीक है, तो ये सारे रूल्स अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, मतलब कि आपने एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली या आप नहीं आ रहे हैं बिना बताए, तो इस तरह से आप अगर रूल फॉलो नहीं करते तो आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। रूल 10 हमें ये कहता है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, मैटरनिटी लीव्स 180 दिन का, और आपके ये आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके मैक्सिमम 2 बच्चों तक का आप कर सकते हैं। और अबॉर्शन के लिए भी 45 डेज़ की छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, मतलब कि जॉब से निकाल देना। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आपको कोई ग्रेचुइटी या सेवरेंस अमाउंट, यानी जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, जीडीएस जिसके 3 साल से कम हुए हैं उनको कभी भी किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है, रिटर्न नोटिस दे के 1 महीने का। और 1 महीने का आपको फिर आपको मौका भी दिया जाता है, इस बीच में अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप लोग एक्सप्लेन करें। और जो ये 1 महीना है, इस 1 महीने में आपको टीआरसी या जो भी मिलेगा वो मनी ऑर्डर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, जिसलिए आप ये लेक्चर अच्छे से ध्यान से देख रहे हैं। ये है 9th पॉइंट और 9th रूल है, और ये है नेचर ऑफ पेनल्टीज़। अब हम देखेंगे कि क्या क्या पेनल्टीज़ आपको दी जा सकती है। ये देखिए, ये 9th रूल है, और इसमें टोटल टोटल जितने रूल है ना, 9th के अंदर जो कैटेगरीज है वो भी 9 ही है। ठीक है, जिसमें से माइनर माइनर 5 है। ठीक है, माइनर पेनल्टी 5 है और मेजर 4 है। ठीक है, तो टोटल मिला के भी 9 हो रहे हैं, और ये नंबर भी 9th है। ठीक है, तो हम देखते हैं, चले तो माइनर पेनल्टी से शुरू करते हैं। माइनर पेनल्टी क्या क्या दी जा सकती है, तो माइनर पेनल्टी में सबसे पहले तो आपको डांट दिया जा सकता है। ये सबसे छोटी जो कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, डांट सकते हैं, आपको झड़की दे सकते हैं, जिसे संशय कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको एग्ज़ाम में बैन किया जा सकता है 3 साल तक के लिए। जो भी प्रमोशन एग्ज़ाम्स होता है 3 साल तक के लिए मैक्सिमम आपको बैन कर दिया जा सकता है। और जो एमटीएस में प्रमोशन होता है ना, सीनियरिटी वाला, उसमें भी आपको 3 साल तक रोका जा सकता है कि आप नहीं, प्रमोशन हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, चौथा जो आपको माइनर पेनल्टी हो सकती है वो है कि आपसे सैलरी जो दिया गया है ना, वो आपको जो सैलरी दी गई है उससे वो वापस ले ले आपकी सैलरी। ठीक है, इसमें कितना लेंगे कितना वो नहीं लिखा। ठीक है, और फिफ्थ जो माइनर आपको पेनल्टी दे सकते हैं वो है एनुअल इंक्रीमेंट को रोक देना 3 साल तक। ठीक है, तो ये हो गए 5 माइनर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ क्या क्या हो सकता है, तो मेजर पेनल्टी में आपको लोअर स्टेज में वापस कर दिया जा सकता है। जैसे आप इंक्रीमेंट ले लेके आगे आए हैं, सीनियर बने हैं, तो आपको लोअर स्टेज में 3 साल तक आपको लोअर स्टेज में भेज दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो मेजर पेनल्टी दे सकते हैं आपके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या जो भी अथॉरिटी आगे बढ़ेंगे, वो है कंपलसरी डिस्चार्ज करवा देंगे आपके। ठीक है, आपको डिस्चार्ज करा देंगे, नौकरी से रिटायर करवा देंगे। और जो 8वां है वो है आपको जॉब से रिमूव किया जा सकता है। मेजर पेनल्टी है ये। जॉब से रिमूव का मतलब है कि आप फ्यूचर में जॉब ज्वाइन कर सकते हो। रिमूव है क्या है, जैसे सस्पेंड करते हैं दूसरे वर्ड्स में। ठीक है, और लास्ट जो मेजर पेनल्टी है वो है कि आपको डिसमिस किया जा सकता है जॉब से। अब आप फ्यूचर में कभी भी जॉब नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये हो गए कितने, टोटल 9 पेनल्टीज दी जीडीएस को दी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पेनल्टी दी जा सकती है। तो जो माइनर पेनल्टी है वो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। जीडीएस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इन राइटिंग, ठीक है, एलिगेशंस जो भी है उनको इन राइटिंग उनके सीनियर्स दे देंगे और उनको जीडीएस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। ये हो गया माइनर पेनल्टी में। अगर मेजर पेनल्टी है तो क्या प्रोसेस रहेगा, तो आपको जीडीएस को राइटिंग में दिया जाएगा, फिर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने पॉइंट्स रखिए, फिर इंक्वायरी होगा उस पर, आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इंक्वायरी भी होगा, और इंक्वायरी के बाद डिसीजन जो होगा वो होगा अथॉरिटी का कि आपको कौन सी पेनल्टी दी जाएगी इन 4 पेनल्टी में से, 4 मेजर पेनल्टी में से, ठीक है। 4 मेजर पेनल्टी क्या क्या है, या तो लोअर स्टेज में भेज देंगे, या तो आपका कंपलसरी डिस्चार्ज करा देंगे, या तो आपको रिमूव कर देंगे जॉब से और फ्यूचर में आप कभी जॉब आप मतलब कर सकते हैं, या तो डिसमिस कर देंगे, आप फ्यूचर में कभी भी जॉब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 10th का सी, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये प्रोसीडिंग्स जैसे स्टार्ट हो जाएगी और यानी कि पूरा केस जब शुरू होगा तो इसमें क्या क्या चीज़ें को हमें संभाल के रखना है। एक तो कॉपी ऑफ जीडीएस इंटीमेशन, यानी जीडीएस को जो इन्फॉर्म किया गया केस के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं, क्या क्या केस में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, और साथ में एविडेंस। फिर जीडीएस ने क्या क्या अपना पॉइंट्स रखा, जीडीएस रिप्रेजेंटेशन, रिकॉर्ड्स ऑफ इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी जब हुई थी उसके रिकॉर्ड्स, और इंक्वायरी रिपोर्ट जब लास्ट में बन के तैयार हुई वो, ठीक है। फाइंडिंग्स, क्या क्या पाया गया इंक्वायरी करने के बाद, और पेनल्टी ऑर्डर, ये चीज़ें हमेशा रखनी है। ये सब प्रोसीडिंग जब भी होता है तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10th का डी, इंक्वायरी। तो इसमें बताया जा रहा है अगर जीडीएस एक्सेप्ट कर भी लेता है कि उसने गलती करी है, मतलब मेजर में अगर सज़ा उसको मिली है मेजर पेनल्टी की, और वो एक्सेप्ट पहले ही कर ले रहा है कि इंक्वायरी से पहले ही कर ले रहा है कि मैंने करा है, फिर भी उसको इंक्वायरी का मौका, मतलब इंक्वायरी प्रॉपर होगी फिर भी, ठीक है। पर अगर वो अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर ले रहा है कि मतलब मान ही नहीं रहा कि वो इसको इंक्वायरी चाहिए ही नहीं, ठीक है, जीडीएस को, तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। वरना जीडीएस अगर हाँ भी कर देता कि हाँ मैंने करा है, तो भी प्रॉपर इंक्वायरी का उनको मौका मिलेगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 10th का ई पॉइंट है ये, और इसमें बताया जा रहा है नो इंक्वायरी इन केस ऑफ माइनर पेनल्टी। छोटे मोटे पेनल्टी दिए गए हैं तो फिर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है जीडीएस से भी अपने पॉइंट्स लेने के बाद, और अगर जीडीएस रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो कोई इंक्वायरी नहीं होती, नॉर्मल छोटा मोटा सज़ा जो भी है वो दे दिया जाता है। और अगर जीडीएस चाहे कि वो जितने डॉक्यूमेंट्स इस रिलेटेड प्रोसीडिंग्स में यूज़ हुए हैं वो चेक करना चाहे, इंस्पेक्ट करना चाहे, तो जीडीएस कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थोड़ा सा अलग है, ये है पेनल्टी आफ्टर डिस्चार्ज। यानी इसमें क्या हुआ हम आपको बताते हैं। प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट हुई थी जॉब के टाइम पे, पर चलते चलते वो बंदा रिटायर्ड भी हो गया, तो क्या होगा, तो आपको बता दें तब भी पूरा केस प्रॉपर चलेगा, ठीक है। उसका जैसे उसके 65 साल पूरे हो गए और वो रिटायर्ड हो गया, तो फिर भी केस चलने वाला है। इसमें क्या रहेगा, पूरा जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, यानी जो पूरी चेकिंग वेकिंग कर रही है, ठीक है, वो पूरा केस को कंप्लीट करेगी, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजेंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है फाइनल डिसीजन लेंगे, और इसके बाद जो है वो अगर चाहे कि जितने भी सेवरेंस अमाउंट या जो भी फैसिलिटी मिल रही है 2-4, वो भी बंद करवा देंगे। और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और उसमें कोई अपील नहीं की जा सकती आगे। प्रेसिडेंट इज़ लाइक सबसे हाईएस्ट पे है, ठीक है, उसके आगे कोई अपील आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप रिटायर भी हो गए हैं तो भी आपको सज़ा दी जा सकती है, याद रखिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब केस जो है आप डिस्चार्ज जब नहीं हुए थे, यानी आप जब जॉब में थे तो केस शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। आप रिटायर हो गए, इसके बाद भी केस शुरू करा जा सकता है आपके खिलाफ, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और ये केस जो है 4 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए,
ठीक है, इसमें क्या होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है जांच स्टार्ट कर देती है, भले ही आप रिटायर्ड हो गए हो, फिर उसको प्रेसिडेंट को सौंप देती है और फिर प्रेसिडेंट उसको फाइनल डिसीजन निकालते हैं, उसमें आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रेसिडेंट जैसा हमने पहले भी बताया वैसे ही आपके जितने बेनिफिट्स है उसको रोक सकती है। ठीक है, कब माने कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, कब किस वक्त को माने, तो डिपार्टमेंटल केस अगर है, ठीक है, नॉर्मल आपके डिपार्टमेंट का केस है, तो जिस दिन भी वो स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस इशू किए गए, मतलब पहला दिन जिसमें आपके स्टेटमेंट लिए गए और चार्जेस इशू किए गए, वो पहला दिन होगा आपके प्रोसीडिंग का। अगर आपको पुट ऑफ ड्यूटी किया गया है तो जिस दिन आपको पुट ऑफ किया गया है वो वाला दिन उसको डेट माना जाएगा प्रोसीडिंग शुरू होने का। और अगर क्रिमिनल केस है तो जिस दिन आपका पुलिस कंप्लेन हुआ उसको माना जाएगा स्टार्टिंग ऑफ आपका प्रोसीडिंग्स। ठीक है, चलिए, ये जो हमने 10th रूल आपको बताया ना, यानी जो प्रोसेस बताया, 9th रूल है पेनल्टी के बारे में और 10th रूल है पेनल्टी को कैसे प्रोसेस करना है, प्रोसेस कैसे होगा उसका। तो ये जो 10th रूल है यानी जो प्रोसेस है वो कुछ कुछ पॉइंट्स में एलिजिबल नहीं होंगे अगर वो क्रिमिनल कन्विक्शन है, यानी कि ऑलरेडी क्रिमिनल वाला केस चल रहा है, उसमें आपको सज़ा मिल गई, तो फिर ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, इंक्वायरी रीजनेबल प्रैक्टिकेबल नहीं है, यानी कि इंक्वायरी करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये हो गया दूसरा बात। ठीक है, और तीसरा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंक्वायरी करके कुछ इशू हो सकता है या इस तरह से इसको आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटे मोटे सज़ा दे दो, तो इन 3 केसेस में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 12 देखते हैं, पुट ऑफ ड्यूटी। पुट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पुट ऑफ ड्यूटी क्या होता है, तो आपको कब दिया जाता है ये हम बता देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि होता क्या है। जब भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, ठीक है, यानी कि आपका केस चल रहा है डिपार्टमेंट में, या क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, यानी बाहर पुलिस में आपका कोई केस चल रहा है, तो इन इन टाइम पे आपको ड्यूटी से कुछ दिन के लिए निकाल देते हैं, उसको कहते हैं पुट ऑफ ड्यूटी, ताकि केस में आप लोग आके इशू ना करें। ठीक है, तो मोस्टली जब फ्रॉड या एम्बेजलमेंट का केस होता है, फ्रॉड से रिलेटेड केस होता है, तो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है वो आपको इमीडिएटली पुट ऑफ ड्यूटी में भेज सकते हैं, मतलब पुट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये 15 दिन तक ही हो सकता है पुट ऑफ, जो इंस्पेक्टर करते हैं इस, और इसके बाद एंगेजिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि आपको और कितने दिन तक पुट ऑफ करना है या और क्या करना है आपके साथ। तो याद रखिएगा, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपको 15 दिन के लिए पुट ऑफ कर सकते हैं। फिर आपकी जो एंगेजिंग अथॉरिटी है, यानी आपका जिसने रिक्रूटमेंट करा था, तो वो मोस्टली इंस्पेक्टर और एएसपी होता है, तो वो डिसाइड करेगी कि आगे कितना बढ़ाना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किसका कौन एंगेजिंग अथॉरिटी है। एंगेजिंग अथॉरिटी मतलब आपको भर्ती किसने करवाया था डिपार्टमेंट में। ठीक है, अथॉरिटी और भी होती है, अपेलेट अथॉरिटी भी होती है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी होती है, आगे आगे जैसे आप लेक्चर्स देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपको अभी पुट ऑफ कर दिया गया तो आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ 25% मिलेगा अपना सैलरी का और डीए मिलेगा। ठीक है, अगर पुट ऑफ ड्यूटी 90 दिन से यानी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो इसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपका डीए को, आपका टीआरसीए को, या आपका जो कंपनसेशन है अभी 25%, उसको बढ़ाना है या कमाना है। इसको 50% ऊपर भी कर सकते हैं, 50% नीचे भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा कि आप दूसरा कोई नौकरी नहीं कर रहे इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर जीडीएस फरार हो गया है। ठीक है, और अगर मतलब आपको बुलाया जा रहा है, आपका केस चल रहा है, आपको बीच बीच में बुलाते हैं कि अपना पक्ष रखो या अपने कुछ एविडेंस दो, आप फरार हो तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, और आप एब्सेंट रह रहे हो बिल्कुल तो भी आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीडिंग स्टार्टेड विथ मेजर पेनल्टी। ठीक है, शुरू तो हुआ मेजर पेनल्टी के चार्जेस के साथ, लेकिन ख़त्म हुआ माइनर पेनल्टी के साथ। तो जो पूरा टीआरसीए है आपको मिलेगा, जितने भी दिन आपको पुट ऑफ में रखा गया, तो आपको सारा जितना भी है टीआरसीए जितना जमा है वो आपका सैलरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसीडिंग मेजर से शुरू हुआ था, मेजर पेनल्टी के साथ, लेकिन वो बाद में पता चला वो माइनर है। ठीक है, चलिए
अब हम देखते हैं जीडीएस जिसको रिमूव कर दिया गया या डिसमिस कर दिया गया। रिमूव का मतलब है कि वो अब आगे जॉब कर सकता है अपने डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट में। डिसमिस का मतलब है कि बिल्कुल कहीं पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में आप लोग इन अपील करते हैं, ठीक है। और जब आप अपील करते हैं उसकी अलग अथॉरिटी होती है, तो फिर से इंक्वायरी शुरू होता है, ठीक है। इंक्वायरी शुरू होता है और इंक्वायरी शुरू होने के बाद जो आपका ओरिजिनल डिसमिसल वाला डेट होगा उसको ही पुट ऑफ ड्यूटी का डेट माना जाएगा, ठीक है। सेम अगर कोर्ट आपका ये कैंसिल करती है ना, कोई केस चल रहा है आप पे, वो कैंसिल करती है, तो जो डेट है इसमें इस पॉइंट में बस इतना आपको समझना है कि आपका जो ओरिजिनल डिसमिसल डेट है वही पुट ऑफ ड्यूटी का डेट माना जाएगा। तो ये डेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपील में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई सज़ा मिली है, कोई पेनल्टी मिली है, तो कैसे क्या करना है आगे हम देखेंगे। अपील बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जीडीएस कैन अपील अगेंस्ट पुट ऑफ ड्यूटी ऑर्डर या कोई भी पेनल्टी जो हमने रूल 9 में जो 9 पेनल्टी आपको बताई थी, जिसमें से 5 माइनर थे और 4 मेजर थे, इनमें से कोई भी अगर आपको सज़ा दी जाती है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील का टाइम लिमिट है 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर आपको अपील करना है। जिसको अपील करेंगे उसको हम कहेंगे अपेलेट अथॉरिटी। अपेलेट अथॉरिटी मतलब जिसने सज़ा दी है उसके भी सीनियर्स, ठीक है। और अब वो अगर चाहे तो आप अगर 3 महीने से ज़्यादा भी हो गए फिर भी लेट अपील भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपील कैसे करेंगे एक बार प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो ये 15th क्लॉज है। तो हर जीडीएस अपना अपील अलग से करेगा, ठीक है। मान के चलिए आप 3 बंदे फंसे हैं, 3 बंदे फंसे हैं और आपको अभी अपील करनी है, तो अपना अपना अपील आप अलग से करेंगे, ठीक है। हर जीडीएस का अपना अपील अलग से होगा और उसको एड्रेस करना है अपेलेट अथॉरिटी को। आगे हम बताएंगे आपको। और इसमें आपको जो अपील करना है उसमें क्या 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 चीज़ें डालनी है, देखिए इसमें आपको पूरे स्टेटमेंट्स डालने हैं, रिलेवेंट जितने भी स्टेटमेंट है, जो भी चीज़ें हुई आपके साथ, और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी आपका रिजल्ट निकला या इन्होंने जो भी आपको सज़ा दी उसके खिलाफ जो जो पॉइंट है कि अब मैंने ये नहीं किया या रूल के हिसाब से ये नहीं है, ये सारे स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स आपको इस कंटेंट में, इस चीज़ में डालनी, इस अपील में डालनी है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जिसने भी आपको कोई भी सज़ा दी है, कोई भी पुट ऑफ में करा, उसके खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए और इम्प्रॉपर लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप अपील जब तैयार कर लेते हैं, फिर अब आता है वक्त इसको जमा करने का, ठीक है। तो अपील को सबमिट किया जाता है अथॉरिटी को। और किसको पहले किया जाएगा? उसको किया जाएगा जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया। यानी आपको जिसने, जैसे पुट ऑफ ड्यूटी में मान के चलिए इंस्पेक्टर ने किया, पहले अपील आप उसको देंगे और अब इंस्पेक्टर का काम होगा कि वो नेक्स्ट जो अपेलेट अथॉरिटी अपने सीनियर को आगे दे। अगर वो उसको अपने पास ही रख दे रहा है, अपील को अपने पास रख रहा है, तो भी बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है अगर वो रोक देता है आपका अपील, या जैसे इस केस में इंस्पेक्टर ने रोक दिया और रूल 14 फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, ये तभी कर सकता है, 2 पॉइंट में वो रोक सकता है कि रूल 14 का मतलब है आपने 3 महीने में नहीं किया तो रोका जा सकता है, या रूल 15 फॉलो नहीं हुआ। रूल 15 मतलब कि आपने अच्छे से अपील नहीं भरा है, स्टेटमेंट वगैरह सही से नहीं लगाया है, ठीक है। तो विथहोल्ड तब किया जाएगा, मतलब कि आपका अपील को बीच में रोक दिया जाएगा अगर आप 3 महीने के अंदर नहीं कर रहे हैं, या आप सही से जो है अपील आपने सही से नहीं करी, या आपने डिसरिस्पेक्टफुल जो है या इम्प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ कर लिया, ठीक है। या अगर कोई न्यू फैक्ट्स नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ ऐड ऑन ही नहीं है, तो अपील आप किस बात का कर रहे हैं? अगर आपको सज़ा एक चीज़ के लिए दी गई है और उसमें आपने कुछ नया ऐड नहीं किया कि मैंने ये नहीं किया था या गलत हुआ था, तो कुछ नया नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है अगर सिर्फ और सिर्फ रूल 15 जो है का इशू है, रूल 15 मतलब कि आप अपील सही से भर नहीं पाए, ठीक है, अगर उसका इशू है तो फिर इंस्पेक्टर हो या जो भी आपने जिसको जमा किया है वो करेक्शन के लिए आपको भेजेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने पास ही अपील रख लिया आगे भेजा नहीं, वो करेक्शन के लिए भेजेगा कि कहाँ गलती है ये तो बताओ अपील में, ठीक है। और इसके बाद फिर से आप 1 महीने के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, अपील आप 3 महीने के अंदर कर सकते हैं। अगर
आपका अपील को रोक दिया गया है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और उसको आप करेक्ट 1 महीने के अंदर करके जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कभी भी अपील को रोका गया है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा जीडीएस को कि क्यों करा गया है और किस लिए नहीं किस लिए आगे नहीं भेजा। ठीक है, क्या रीज़न है ये बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, इंस्पेक्टर्स हो या दूसरे एजेंसीज हो, तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आप लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब अपील आगे कैसे पहुंचेगी, तो हम देखते हैं। देखिए, अगर विथहोल्ड नहीं किया गया है तो आपका अथॉरिटी जो है, जैसे इंस्पेक्टर आपके केस में मान के चलिए इंस्पेक्टर ने कोई सजा दी, इंगेजिंग अथॉरिटी आपका मतलब जो भर्ती करता है ना, इंगेजिंग अथॉरिटी जो आपको जॉब में लाता है वही आपको पनिशमेंट देता है। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट को आप अगर अपील करोगे तो इसके ऊपर जो सीनियर है उसको करोगे। ठीक है, तो जो अथॉरिटी है वो पास कर देती है अपेलेट अथॉरिटी को। किसको? अपेलेट अथॉरिटी। अपील कौन करता है? अपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, और अपने कमेंट्स और रिकॉर्ड वगैरह भी ऐड ऑन कर देती है उसमें। फिर जो आपके अपेलेट अथॉरिटी होती है वो अगर चाहे तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी अलाउड कर सकती है। ठीक है, विथहेल्ड अपील का, कि आप हमें डायरेक्ट भेज दो। ठीक है, ऑल्सो ऑर्डर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ विथहेल्ड अपील। ठीक है, तो अपेलेट अथॉरिटी के पास ये भी पावर होता है कि तुम कुछ कमेंट वमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आया तो डायरेक्ट हमारे पास भेज दो। ठीक है, हर क्वार्टर में एवरी क्वार्टर एक लिस्ट ऑफ विथहेल्ड अपील्स अपेलेट अथॉरिटी को जाती है। तो आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका उसने रोक दिया और वो कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है। जैसे इंस्पेक्टर ने अगर रोक दिया है आपका अपील तो आपका एक हर क्वार्टर में यानी हर 4 महीने में एक लिस्ट कितने लोगों का रोका है वो फिर अपेलेट अथॉरिटी को जाता ही है, तो वहाँ पे जाके पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ अपील। ठीक है, अब अपील पहुंच गया उनके पास, अब अपील में क्या देखते हैं वो लोग, किस तरह से आप लोगों को कोई रिजल्ट बना के देंगे। तो 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, 3 चीज़ चेक करेंगे अपेलेट अथॉरिटी। फर्स्ट, प्रोसीजर और रूल्स सही से फॉलो हुए या नहीं हुए जब ये इंक्वायरी हुई या प्रोसीडिंग हुई। दूसरी चीज़, फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग हुई है यानी जो भी रिजल्ट निकला है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। तीसरी चीज़, पेनल्टी, मतलब पेनल्टी का मतलब है क्या जो भी पेनल्टी दी गई क्या वो ज़्यादा तो नहीं हो गई, क्या वो ठीक है, क्या वो कम है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, क्या उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपील को जज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 3 पॉइंट इन्होंने देख ली, अब अपेलेट अथॉरिटी जो है डिसाइड करेगी कि आपका पेनल्टी हटा देना है, उसको सज़ा को कम करना है, या उसको बस कंफर्म कर देंगे कि हाँ ठीक है सज़ा, या इसको बढ़ाना है, या फिर उसको वापस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास वापस भेज देंगे कि जांच फिर से बढ़िया से करो या और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, एक बार आपको पेनल्टी मिल गई तो रिवीजन कौन कर सकता है? तो आपको बता दें, रिवाइज़ करना जो है वो या तो पीएमजी यानी जो रीजन के पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, आरपीएमजी भी कहते हैं, पीएमजी कर सकते हैं, सीपीएमजी कर सकते हैं, या कोई भी अथॉरिटी जिसने ये ऑर्डर पास किया, मतलब इंस्पेक्टर ने अगर किया है, इसके ऊपर कौन आया? सुपरिटेंडेंट आ गया, तो वो भी रिवीजन कर सकता है। तो अपेलेट अथॉरिटी यही हो जाएंगे। अपेलेट अथॉरिटी क्या होता है? जो इनके सीनियर होंगे। ठीक है, तो वो रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें। बाकी कोई और अथॉरिटी भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने पावर दी हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो ऑफिसर्स है ये रिकॉर्ड या इंक्वायरी जो भी केस वगैरह होता है उसका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके सज़ा सही मिली कि नहीं और मॉडिफाई कर सके। ठीक है, और किसी भी तरह का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह से चलता है। मान के चलिए आप जीडीएस है और आप बीपीएम है, तो आपको शायद एएसपी ने भर्ती कराया होगा, तो वो आपका एंगेजिंग अथॉरिटी हो गया। ठीक है, अब इंक्वायरी या तो वो खुद करेंगे या किसी और को रखेंगे, और तो यही आपके, अगर ये खुद कर रहे हैं तो यही आपके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो गए, मतलब आपको सज़ा भी ये देंगे। आपने एक बार
आपका ये एक बार डिसाइड कर ले पेनल्टी, फिर आप अपील कर सकते हैं। आप अपील किसको कर सकते हैं? इनके सीनियर को, इनके जो सीनियर है, जैसे कि इनके सीनियर कौन होंगे, अगर अगर ये एएसपी है तो इनके सीनियर कौन होंगे? सुपरिटेंडेंट होंगे। सुपरिटेंडेंट के ऊपर कौन होंगे? सीपीएमजी होंगे, डीपीएस होंगे। तो इस तरह से होता है, आगे हम बताएंगे किसको किसको करना है, पर नॉर्मल कॉमन उसके लिए आप समझ के रखिए, ठीक है। चले इंपॉर्टेंट लिमिट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट लिमिट्स है, टाइम लिमिट्स है, कुछ टाइम लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जनरल रूल ये है कि केस को कभी भी 6 महीने के बाद रीओपन नहीं करना है डेट ऑफ ऑर्डर से, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट हो या हेड ऑफ द सर्कल हो, पीएमजी हो, रीजन, ये रूल नॉट अप्लाई व्हेन रिवाइज, ये रूल अप्लाई नहीं होता जब रिवाइज इन्होंने किया था, ठीक है। रिवीजन शुड नॉट बी रीओपन, ठीक है। एक बार केस रिवाइज हो चुका है, यानी कि पीएमजी सीपीएमजी ने ऑलरेडी केस को नया मोड़ दे दिया, नया कुछ दे दिया, तो उसको रीओपन नहीं करना है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ ऑफ अपील। देखिए अपील का टाइम होता है 3 महीने, ठीक है। तो 3 महीने से पहले आप कोई भी केस को रीओपन नहीं करेंगे अपना दूसरा डिसीजन देने के लिए, क्योंकि 3 महीने का टाइम तो अपील का उनके लिए है ना, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ठीक है। तो पहले जूनियर को सज़ा देने दो, 3 महीना ख़त्म हो गया, इसके बाद तुम कुछ डिसीजन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्हेंसमेंट ऑफ पेनल्टी। पेनल्टी बढ़ाया जा सकता है क्या? तो बिफोर इन्हेंसमेंट और इम्पोजिंग पेनल्टी, यानी इसको बढ़ाने से पहले पेनल्टी या फिर पेनल्टी देने से पहले जीडीएस को रीजनेबल टाइम देना चाहिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि वो अपना पक्ष रख सके, ठीक है। रिवीजन के बाद रिवीजन अलाउड नहीं है, यानी एक बार रिवीजन होगा, इसके बाद रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। देखिए आपको पेनल्टी दी गई, आपने अपील करी, अब आपको अपील भी सही नहीं लग रहा है, तो आप जाएंगे सीधा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले कैसे कोर्ट में जिस तरह से होता है ना, पहले हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, और इसके बाद एंड में प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो इसी तरह से इसको कहते हैं रिव्यू, रिव्यू का प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास आप जाएंगे, प्रेसिडेंट रिव्यू करेंगे उस ऑर्डर को, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग भी कर सकता है कि अपने हिसाब से, जैसे ओन मोशन में, या अगर आप गए या दूसरे के थ्रू, तब भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए रिव्यू तब भी पॉसिबल है जब कोई नया एविडेंस या कुछ नया मटेरियल आया हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को भी तो कुछ चाहिए ना पावर कि हाँ कुछ तो नया आया है, या वो रिव्यू के वजह से अगर कुछ या जो नया एविडेंस जो आया उसके वजह से नेचर ऑफ द केस अगर बदल जाए, तो फिर रिव्यू किया जा सकता है। पेनल्टी अगर इम्पोज की गई है या बढ़ाई गई है, तो जीडीएस को रीज़नेबल टाइम मिलेगा। अगर रिव्यू के बाद भी पेनल्टी को बढ़ा दिया गया या पेनल्टी को रखा गया पर सज़ा बढ़ा दी गई, इस तरह से कुछ हुआ, तो जीडीएस को फिर टाइम मिलेगा एक्सप्लेन करने का, मतलब टाइम सब आप लोगों को मिलेगा अपना रिप्रेजेंटेशन का। अगर आप सही होंगे तो आप बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर पेनल्टी, जो है रूल 9 में जो 4 मेजर पेनल्टी थे, इसको प्रपोज किया गया, ठीक है। या फिर माइनर से मेजर में आपका कन्वर्ट हुआ, तो रूल 10 में जो इंक्वायरीज है वो कंपलसरी हो जाती है, ठीक है। कंपलसरी इंक्वायरी होगी, अगर आपका मेजर पेनल्टी है तो होगी, और आपका माइनर था पहले, धीरे धीरे केस जैसा बढ़ता गया वो मेजर में हो गया, तो फिर आपको इंक्वायरी कराई जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं रिव्यू पिटीशन आफ्टर रिव्यू पिटीशन का टाइम लिमिट। तो रिव्यू कब आप करा सकते हैं, मतलब आपको जब सज़ा मिली विद इन 2 साल आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, अगर आपके पास नया एविडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूल 21, ये जनरल कुछ रूल है। जीडीएस को हमेशा मेंटेन करना है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, यानी निष्ठा, मेंटेन करना है डिवोजन टू ड्यूटी, तो ये तो आप समझ गए होंगे, ड्यूटी अच्छे से करना है, और डू नॉट अनबिकमिंग ऑफ जीडीएस, यानी अनुचित चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 21 का, ए प्रॉम्नेस एंड कर्टेसी, ये जो नया ऐड हुआ है, तो आपको समयबद्धता, यानी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम पे सारी चीज़ें, और शिष्टाचार रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 21 का बी, और ये है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। वर्किंग प्लेस में कोई औरतें काम कर रही है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, या सेक्सुअल फेवर डिमांड करना, या सेक्सुअल रिमार्क्स का देना, मतलब कि बोलना, या पोर्नोग्राफी दिखाना,
ठीक है, पॉर्न वीडियोस दिखाना या दूसरे अदर सेक्सुअल कंडक्ट या इससे रिलेटेड कुछ भी, मतलब सेक्सुअल कंडक्ट अगर आप करते हैं तो वो आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर में। ऑल्सो किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का वादा करना कि मैं आपको ये जॉब दिला दूंगा या प्रमोशन दिला दूंगा, या डिमोशन के लिए धमकी देना या ह्यूमिलिएशन करना, ठीक है, और या फिर इंटिमिडेटिंग या ऑफेंसिव अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ आता है किस में, सेक्सुअल हरेसमेंट के कैटेगरी में। तो सेक्सुअल हरेसमेंट अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉपर उसकी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 22nd पॉइंट, और ये है टेकिंग प्लेस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आप एज अ जीडीएस किसी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स नहीं हो सकते, ठीक है, और आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट भी नहीं ले सकते, डोनेशन भी नहीं कर सकते या मदद भी नहीं कर सकते, ठीक है, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ से, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ चल रही है पॉलिसी के अगेंस्ट, उसमें नहीं आपके फैमिली को मेंबर को जो है प्रोत्साहन देना है। अगर वो कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है या डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। क्या चीज़ें अलाउड है जीडीएस के लिए, वो वोट कर सकते हैं, पर आप कौन से पार्टी को कर रहे हैं और बाकी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना है, और इलेक्शन ड्यूटी में जब ड्यूटी दी जाएगी तब आपको करना है उसमें, ठीक है। और आपको कोई भी पार्टी सिंबल अपने गाड़ी में, अपने घर में नहीं लगाना है, इसको भी एक तरह का इन्फ्लुएंस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्राइक्स। तो जीडीएस को किसी भी स्ट्राइक में पार्ट नहीं लेना है जो स्ट्राइक रिलेटेड हो उनके कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट से, यानी कि ये रिक्रूटमेंट और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी पार्ट नहीं लेना है स्ट्राइक में, ठीक है। अगर आप स्ट्राइक में पार्ट लेंगे तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यूनियन जीडीएस की यूनियन बीच बीच में स्ट्राइक में जाती है तो जीडीएस भी साथ साथ में जाते हैं। तो क्या होगा, देखिए, फर्स्ट तो टीआरसी आपका यानी सैलरी आपकी काटी जाएगी जब भी आप स्ट्राइक पीरियड में थे उस टाइम की, ठीक है। फिर आपका एंगेजमेंट में ब्रेक हो सकता है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है अगर आपने कोई वायलेंस या मतलब कि अगर ज़्यादा लेवल में आपने कुछ पार्ट ले लिया, जैसे अभी होता है ना कि ठीक है शांति से कुछ कर रहे थे लेकिन बीच में ऊपर कहीं पे कुछ तोड़ फोड़ दिया और कुछ गाली गलौज दे दी या इस तरह की चीज़ें करने लग गए, तो फिर ब्रेक इन एंगेजमेंट और डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। जीडीएस अगर स्ट्राइक के लिए ड्यूटी पे नहीं आया है तो उसको जो है उसका टीआरसीए, डीए, बोनस और आपका जो बाकी पेड लीव वगैरह होता है उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा फिर वो, ठीक है, उस टाइम के लिए। और स्ट्राइक का जो पीरियड है, यानी अगर 5 दिन आप स्ट्राइक पे नहीं आए तो आप उसको लीव नहीं लीव उसमें गिनेंगे नहीं, या फिर आपको उसके जगह पे कोई लीव नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो वो 5 दिन सिर्फ स्ट्राइक के पीरियड होंगे, उसमें आप कोई इमरजेंसी लीव या मैं बीमार था ये नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ जो जिस पीरियड में आप स्ट्राइक में थे उस पीरियड को जब हम ग्रेचुइटी गिनेंगे, कैलकुलेशन होगा सेवरेंस अमाउंट का या सीनियरिटी या प्रमोशन की एलिजिबिलिटी में जो स्ट्राइक का पीरियड है उसको नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, रियल में होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपका सीनियर कैसा है, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। जीडीएस को कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट या ओपिनियन नहीं देना है, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो, पब्लिकेशन के थ्रू हो, प्रेस के थ्रू हो, जो गवर्नमेंट के किसी भी करंट या रिसेंटली कोई एक्शन चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का गवर्नमेंट हो उसके किसी भी एक्शन को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एज अ जीडीएस। इधर तो चलो जीडीएस की बात हो रही है, तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, यानी स्टेटमेंट या ओपिनियन इनके खिलाफ नहीं देना है। या फिर कोई भी रिलेशन है बिटवीन सेंटर स्टेट या सेंटर फॉरेन दूसरे देशों के साथ, इनमें भी कोई कमेंट नहीं करना है। एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है कि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने ऑफिशियल कैपेसिटी पे, मतलब इतना आपको हक है, या फिर ड्यू टू ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से आपको कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज़ करनी पड़ रही है तो आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ये अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी आगे बताया जा रहा है एविडेंस बिफोर कमेटी या अदर अथॉरिटी। जीडीएस को बिना अपने डिपार्टमेंट को बताए, यानी बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के परमिशन जो है एविडेंस कहीं पे भी नहीं देना है। एविडेंस किसी भी कमेटी के ऊपर नहीं देना है, जैसे कि अलग अलग कमेटीज़ बैठती हैं तो कुछ प्रूफ वगैरह मांग रही है तो आपको नहीं देना, ठीक है।
गवर्नमेंट का सेंक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होगा, यानी आपको पहले सेंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर इंक्वायरी गवर्नमेंट अथॉरिटी की है। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी की है या कोई जुडिशरी इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है तो फिर आप एविडेंस दे सकते हैं, बाकी केसेस में आपको एविडेंस नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसका मतलब है जीडीएस कभी भी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो अनऑथराइज बंदे को नहीं दे सकता। ठीक है, अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आया है कि उसको देना है तो चलो ठीक है, अलाउड है, या अपने गुड फेथ में दे रहा है, यानी कि ठीक है उसने मतलब कि उस वो जो दे रहा है वो अकॉर्डिंगली अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग दे रहा है और उसमें उसका कोई नेगेटिव उसका कोई पॉइंट नहीं है, थिंकिंग नहीं है, तो वो दे सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। इसका मतलब है दिवालियापन और अभ्यासिक ऋण जो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे लेना, है ना, और इस तरह के चरित्र का जो होता है, तो जीडीएस को अवॉइड करना है। पहली बात तो ये इंसॉल्वेंसी हो जाना या लोगों से पैसे लेते रहना, ऋण करना। और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट हुई है आपकी, मतलब डिपार्टमेंट के बाहर कोई केस शुरू हुआ है इससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कि आप लेते, तो अपने सीनियर को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर। ठीक है, मतलब अपना कैरेक्टर साफ करना, आपके ऊपर कोई केस वगैरह हुआ, ठीक है, कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है और कैरेक्टर से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड इस तरह से, तो अगर विदाउट गवर्नमेंट सेंक्शन आप मतलब डिपार्टमेंट के जब तक वो अलाउ नहीं करती जीडीएस को किसी भी कोर्ट या प्रेस में, प्रेस मतलब कि आप लोगों का नॉर्मल टीवी न्यूज़पेपर्स, ठीक है, वहाँ पे आपको अप्रोच नहीं करना है, ताकि आप अपना कैरेक्टर से हम वो सब निकालना चाहते हैं। ठीक है, जो भी दाग लगे आपके कैरेक्टर में, पर इसके लिए आप सीधा नहीं जा सकते, आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको डिफेंड करना, अपना कैरेक्टर डिफेंड करना है, या आप पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाए गए तो वो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट इशू है तो चलो ठीक है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आपको डिपार्टमेंट के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। अगर प्राइवेट इशू है, मतलब प्राइवेट कुछ हुआ था आपके घर का मामला है, तो भी आपको एंगेजिंग अथॉरिटी को बता के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटसाइड इन्फ्लुएंस, और ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस का मतलब है आप कोई भी पॉलिटिकल या दूसरा गुंडागर्दी वाला इन्फ्लुएंस अपने सीनियर्स पे डालते हैं प्रमोशंस के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए, वो जीडीएस नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, 29th पॉइंट है आउटसाइड बिजनेस, यानी कि आप बाहर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बिजनेस रिलेटेड है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ही या पोस्ट ऑफिस के स्कीम से, मतलब जिससे पोस्ट ऑफिस को नुकसान हो जाए, ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अभी जो भी हमने रूल्स पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ भी इशू अगर आगे फ्यूचर में होता है तो किसका डिसीजन सही माना जाएगा, तो गवर्नमेंट का डिसीजन सही माना जाएगा। लास्ट रूल हम बता रहे हैं 31, और यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी पावर्स किसको दिए गए हैं इन सबको इम्प्लीमेंट करने के। तो देखिए, गवर्नमेंट कभी भी अपने जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू डेलीगेट कर सकता है इसके पावर, इस रूल में जितने पावर्स है, डॉक्यूमेंट में जितना पावर है, किसी भी ऑफिसर या किसी भी अथॉरिटी को। पर रूल 30 और रूल 31, मतलब रूल 30 यानी इंटरप्रिटेशन का, और रूल 31 जो है डेलीगेशन ऑफ पावर, ये नॉन डेलीगेबल पावर, इनको छोड़ के सबके पावर दिए जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिसिप्लिन। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एंगेजिंग अथॉरिटी मतलब आपको किसने भर्ती कराया, जो उसने आपको भर्ती कराया वही आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, यानी वही पनिशमेंट अथॉरिटी है। पेनल्टी क्या क्या दे सकता है ये हम आपको यहाँ पे लिस्ट पे है। और अपेलेट अथॉरिटी मतलब सीनियर जो आपका अपील लेंगे। ठीक है, तो बीपीएम के केस में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, अगर डिवीज़न हेड किया जा रहा है डीपीएस द्वारा, ठीक है, अगर डायरेक्टर द्वारा या पीएमजी आपका डिवीज़न हेड करिए, मतलब बहुत बड़ा है डिवीज़न, तो जब बड़ा डिवीज़न होता है तो डीपीएस हेड करती है। ठीक है, तो जीडीएस के केस, बीपीएम के केस में या तो डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट उनके एंगेजिंग अथॉरिटी होता है, या तो सुपरिटेंडेंट होता है, मोस्टली सुपरिटेंडेंट ही होता है। ठीक है, तो इन केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन हुआ, यानी सज़ा कौन दे सकता है, तो इसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, क्योंकि उन्होंने भर्ती कराया, वो दे सकते हैं, और साथ में असिस्टेंट एएसपी और इंस्पेक्टर भी दे सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया था, जो भर्ती कराता है वो पनिशमेंट देता है, पर एक पॉइंट ये भी है कि जो सीनियर होता है ना, जैसे बीपीएम का सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, एएसपी हो गए, तो वो भी दे सकता है, पर वो छोटे दे सकते हैं। तो जिसने तुम्हें भर्ती करवाया है वो तुम्हारा मेन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और वो तुम्हें ये 9 के 9 सज़ा पेनल्टी जो है वो सब दे सकता है। और जो ये तुमसे इमीडिएट सीनियर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 जो माइनर पेनल्टी वो दे सकता है, ठीक है। तो जब आपको सज़ा मेजर वाला कोई मिल गया है या डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने सज़ा दे दिया है, तो आपके लिए अपेलेट अथॉरिटी जो होंगे वो सीपीएमजी, पीएमजी या डीपीएस होंगे, ठीक है। अब आपको अगर सज़ा ही छोटा मोटा मिला है, माइनर इन्होंने दिया है, तो इनके सीनियर के पास आपको चले जाना है, यानी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट। इंस्पेक्टर का बड़ा क्या होता है? सुपरिटेंडेंट। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं हम सेम, अगर कोई बीपीएम है या डाक सेवक है, पोस्टल में डाक सेवक या एबीपीएम है, तो इनको सज़ा कौन दे सकता है? इनको भर्ती, पहले तो देखिए भर्ती कौन कराता है? एंगेजिंग अथॉरिटी। सीनियर पोस्ट मास्टर करा सकते हैं, डिप्यूटी चीफ पोस्ट मास्टर करा सकते हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर करा सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर करा सकते हैं, सब पोस्ट ऑफिस के जो सब पोस्ट मास्टर जो है, जो एचओ में बैठते हैं वो करा सकता है, ठीक है। एचओ एसओ में बैठते हैं वो करा सकता है। भर्ती इनको कोई भी करा सकता है, साथ में ज़्यादातर इंस्पेक्टर और एएसपी भी कराते हैं, ठीक है। तो सज़ा कौन दे सकता है? यही लोग जिन्होंने भर्ती कराया ये सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर भी सज़ा दे सकता है। ये जो मेन है, जो बड़े सज़ा यानी सारे सज़ा जो दे सकता है वो जिन्होंने भर्ती कराया, ठीक है। और छोटे मोटे सज़ा आपके इमीडिएट सीनियर, ये पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर भी दे सकते हैं, माइनर सज़ा दे सकते हैं। अगर इन्होंने करवाया है, सीनियर पोस्ट मास्टर ने करवाया, मतलब मेजर कोई सज़ा मिल गया, तो आप सुपरिटेंडेंट, डीपीएस या पीएमजी के पास जा सकते हैं, सेम, ठीक है। वहीं अगर आरएमएस का डाक सेवक है, ठीक है, तो आपके इंस्पेक्टर, आपको भर्ती कौन कराएंगे? आरएमएस के इंस्पेक्टर या हेड रिकॉर्ड ऑफिसर या सब रिकॉर्ड ऑफिसर या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेलवे के, ठीक है। और सज़ा कौन देगा? सज़ा के अथॉरिटी भी इनके पास होगी, सारी सज़ा देने की अथॉरिटी इनके पास होगी। बाकी हेड रिकॉर्ड ऑफिसर और सब रिकॉर्ड ऑफिसर छोटे मोटे सज़ा देंगे, ठीक है, मतलब माइनर वाले। और इसके सीनियर कौन होंगे? आपको कहाँ जाना अपील करने? सुपरिटेंडेंट, डीपीएस या पीएमजी के पास, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद 1 घंटे का लेक्चर है, उम्मीद है आपने पूरा देखा होगा। और ये सभी तक जीडीएस तक शेयर कर दीजिएगा, ये एक वीडियो किसी का करियर बचा भी सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसलिए हम ये यूट्यूब पे भी डालने जा रहे हैं। और बाकी अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है तो आपको बहुत इजी है अब लेना। ऐप में चले जाइए, ऐप में ई पोस्टल सर्च कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ई पोस्टल, ठीक है। अगर आप सर्च करते हैं तो हमारा ऐप आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, इंस्पेक्टर, पीए, पोस्टमैन, एमटीएस, उनमें से आप कोई भी लेके स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा कोर्सेज, हमेशा हमारे बैच पूरे साल चलते रहते हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। धन्यवाद।